डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जी, 1 बाय 1 सारे सॉल्व करते हैं। इन अ डायग्राम, ये आपके सामने डायग्राम है। B इज द पॉइंट 0,16, ये B को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पॉइंट 0,16, एंड C इज द पॉइंट 0,6 और ये पॉइंट C है 0,6। इन दोनों में x 0 है, मतलब ये y एक्सिस है, जहाँ पे x 0 होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। The sloping line through B and horizontal line through C meet at point A। कहता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक पॉइंट A पे मीट कर रहे हैं। Then the equation of line AC, वो कहता है ये वाली जो लाइन है ना AC, ये इसकी इक्वेशन बताएं। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उसमें हमेशा y की वैल्यू होती है। ठीक है जी, y का पॉइंट होता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ये देखें, ये आपके पास x एक्सिस था और ये आपके पास एक लाइन थी जो x एक्सिस के पैरेलल थी, और ये लाइन उसी वक्त बन सकती है जबकि क्या हो, y की वैल्यू गिवन हो। ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, (3 y = 3, तो y की जो लाइन थी ये लिखा भी हुआ है, y = 3 इज लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस उसी वक्त बन सकती है जब सिर्फ क्या हो, y की वैल्यू गिवन हो। अब उसी कंसेप्ट की बेस पे ये सवाल है कि ये लाइन चूंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें सिर्फ y की वैल्यू होगी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये वाला पॉइंट तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब यहाँ पे y की वैल्यू डेफिनेटली 0 से ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये 6 है, क्योंकि 0 तो हमेशा x की वैल्यू होती है, कॉमा से पहले x की वैल्यू होती है, कॉमा के बाद y की वैल्यू होती है, तो y = 6 होगा। x = 6 नहीं हो सकता, y = 0 नहीं हो सकता, y = -6 नहीं हो सकता, सिर्फ ए ऑप्शन बनती है, y = 6। ये आपने पॉइंट याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 0,5, ये पॉइंट दे दिया उसने, एंड हैज ग्रेडियंट -2। ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उसने आपको एक पॉइंट दे दिया x1, y1 उसने दे दिया हमें 0, 5, और अगर हम गौर करें ना तो ये पॉइंट बेसिकली y इंटरसेप्ट है। कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि x की वैल्यू 0 जब होती है तो y की वैल्यू y इंटरसेप्ट ही होती है। उसने y इंटरसेप्ट भी दे दिया और ग्रेडियंट भी दे दिया है, स्लोप भी दे दिया है -2। तो अगर हम फार्मूला यूज़ करें y = mx + c, और उसमें m है जी 2 -2 और c है जी 5, तो इक्वेशन कुछ ये बनती है y = -2x + 5। तो वो देख लेते हैं जी, -2x + 5, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है -2x + 5, सी ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये है कि जो आपको सवाल में वैल्यू दी हुई ना, उनको हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। जैसे ग्रेडियंट -2 है, तो हमने यहाँ पे देखना स्लोप -2 कहाँ पे आ रही है, एक तो सी में आ रही है, एक बी में आ रही है, डी और ए तो वैसे आउट हो गए। और अब y इंटरसेप्ट चेक करना है, +5 होना चाहिए, ये +5 है, ये तो वैसे आउट हो गया। और क्या कहते हैं, ये -5 है, ये +5 है, तो ये भी आउट हो गया। ये बच गया हमारे पास ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं और फार्मूले से भी देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं जी हम। y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ इक्वेशन आर, मतलब उसने इक्वेशन दी हुई है और हमसे वो मांग रहा है y इंटरसेप्ट और स्लोप। ये भी सवाल मैंने आपको करके दिखाया था कि इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। मतलब उसने लिखा हुआ जी 3y = 9 - 12x, 3 को तो लेके जाना है बस, तो y = 9 - 12x/3, 3 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, 9/3 - 12/3x, तो ये आ जाएगा जी 3 - 4। ठीक हो गया जी, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू आती है वो स्लोप होती है और जो इंडिपेंडेंट वैल्यू आती है वो y इंटरसेप्ट होती है। तो स्लोप -4 है, स्लोप -4 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो स्लोप -4 y इंटरसेप्ट 3। ठीक है जी, ये नहीं हो सकता, ये स्लोप +4 है, ये -4 है, लेकिन y इंटरसेप्ट -3 है, ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन बचती है। ठीक हो गया जी, ये बात आपने इसी तरह से याद रख लेनी है। इस सवाल को भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या जी, y = c, y = c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। अच्छा, वंस अगेन वही पॉइंट है, y = c, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है y का, x का पॉइंट नहीं दिया। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जब y की वैल्यू गिवन हो, y की एक वैल्यू गिवन हो
और x की कोई वैल्यू गिवन ना हो तो उस सूरत में लाइन जो बनती है वो x एक्सिस के पैरेलल बनती है। मतलब दूसरे जिस एक्सिस की वैल्यू गिवन है उसके ऑपोजिट एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है। तो अगर आपको उसने y की वैल्यू दी है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल नहीं बन सकती, x और y दोनों के पैरेलल नहीं बन सकती, नन ऑफ दीज भी नहीं है। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं जी। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। इसमें स्लोप फाइंड करनी है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। इसकी स्लोप -3 है, लिखा भी हुआ है। जो चीज़ x के साथ आ रही है वो स्लोप है और जो चीज़ इंडिपेंडेंटली आ रही है वो y इंटरसेप्ट है। सीधा सीधा पॉइंट समझ आ रहा है हमें, तो -3 ऑप्शन बी। अगला पॉइंट देखते हैं जी। द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज लीनियर। पहला पॉइंट तो उसने ये बता दिया कि कॉस्ट कर्व बनेगी और वो लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है, उसमें स्लोप सेम होती है, कांस्टेंट होती है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज एंड 8 कॉपीज और 80 एंड 116। यहाँ पे हमें वो 2 पॉइंट दे रहा है। पहले वो बता रहा है कॉपीज और फिर हमें बता रहा है कॉस्ट। 5 कॉपीज और 8 कॉपीज, कॉस्ट है 80 और 116। दोबारा देख लेते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 एंड 8 कॉपीज ऑफ ए फोटोग्राफ आर 80 एंड 116। ठीक है जी, 5 की वैल्यू 80 है और 8 की वैल्यू 116 है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज, 2 की कॉस्ट से दी है और 10 की कॉस्ट वो आपसे मांग रहा है। इस सवाल को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि उसने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, इन 2 पॉइंट को यूज करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इसमें से x कौन सा है और y कौन सा है। सिंपल सी बात है, जब हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो कॉपी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है नॉर्मली उसको x कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y कहते हैं। ठीक है जी, कभी भी फोटोकॉपियर से ये नहीं मुझसे पूछते कि कितने पैसे, 100 रुपए में कितनी कॉपियां हो जाएंगी। हम हमेशा उसको कॉपीज बताते हैं तो वो कॉस्ट हमें बाद में बताता है। तो कॉपीज हमारा इनपुट है, कॉस्ट हमारा आउटपुट है। तो इसलिए कॉपीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ये बात याद रखनी है। तो ये 2 पॉइंट है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इसको यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म के फार्मूले में, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें 5 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y1 की जगह आ जाएगा जी 80, y2 की जगह आ जाएगा 116, y1 की जगह आ जाएगा 80, x2 की जगह आ जाएगा 8 माइनस 5 इंटू x माइनस x1 की जगह आ जाएगा जी 5। अगर हम इसको सॉल्व करें 116 माइनस 80 आ जाएगा 36 और आ जाएगा 3x माइनस 5 y माइनस 80 और इसको सॉल्व करें तो आता है 12x माइनस 60, इधर से y माइनस 80, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, या इसको इधर ना लाएं, इधर ही रखें। तो y इज इक्वल टू 12x माइनस 80, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। y का मतलब क्या है जी, यहाँ पे कॉस्ट, y का मतलब कॉस्ट है और x का मतलब कॉपीज है, ये बात याद रखनी है आपने। सवाल में उसने मांगा क्या है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज। 10 कॉपीज का मतलब है कि x वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 10 पुट कर दें। y इज इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 20, तो ये 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये 100 नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता, 130 नहीं हो सकता, 140 हमारी ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है सवाल सॉल्व करने का, और ये काफ़ी अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका जो है वो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कैसे है वो देख लेते हैं। कॉमन सेंस कुछ इस तरह से कि 5 कॉपियां करवाई हैं तो 80 रुपये दिए हैं। ठीक है जी, 5 कॉपियां करवाई हैं तो 80 रुपये दिए हैं, 8 कॉपियां करवाई हैं तो 116 रुपये दिए हैं। 5 से 8 पे जाते हुए 3 कॉपियां एक्स्ट्रा करवाई हैं और 36 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। तो पर कॉपी आपको पड़ गया, एक कॉपी आपको पड़ गई 12 रुपये की एक्स्ट्रा। मतलब 5 से 8 जाते हुए 3 कॉपी एक्स्ट्रा करवाई, 36 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो इसका मतलब है हर एक्स्ट्रा कॉपी आपको 12 रुपये की पड़ रही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉपियाँ एक्स्ट्रा करवाने पे आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर कॉपी 12 रुपये है ना, तो 8 से 10 जाएंगे तो 2 कॉपियाँ एक्स्ट्रा करवानी है, तो 2 कॉपियाँ एक्स्ट्रा करवाने का मतलब है 24 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो 116 का बिल तो पहले बना हुआ है, उसमें 24 जमा कर दे तो 140 आंसर आ जाता है। तो बगैर इक्वेशन बनाए भी हम ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए मतलब थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए। तजर्बा जब आपका आ जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप इस तरीके से भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो अगला सवाल आप खुद बगैर किसी फार्मूले बना के कर सकते हैं। अब वो कैसे देख लें ज़रा। ये अगला क्वेश्चन है जी, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 80 टीवी सेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 220,000 एंड 125 सेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 287,500। ठीक है जी, दो वैल्यूज दी हैं उसने एक्स की और दो वैल्यूज दी हैं उसने वाई की। अज्यूमिंग द कॉस्ट कर्व टू बी लीनियर, वो कहता है ये भी लीनियर है, कॉस्ट ऑफ 95 सेट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज। उसने कहा तो है इक्वेशन बनाए, लेकिन हम इक्वेशन बनाए बगैर ही निकाल सकते हैं। 80 से गए 125 पे, कितना इजाफा हुआ 45 का, तो 2,20,000 से गए 287 पे, तो कितना इजाफा हुआ, चले जी ये नहीं आता, ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 67,500। 45 टीवी सेट की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है वो 67,500 है। तो एक की कॉस्ट कितनी लगती है, इसको डिवाइड कर दे जी 45 पे, 1500 सॉरी हाँ जी 1500 पर टीवी हमें कॉस्ट पड़ रही है। तो उसने कहा 95 टीवी सेट की कॉस्ट फाइंड करें। तो 80 से 95 जाने पे 15 टीवी ऐड करने हैं, तो एक टीवी की कॉस्ट 1500 है, तो 15 टीवी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो भी निकाल लेते हैं। 1500 ज़रा 15 22,500, 22,500 हम ऐड कर देंगे 80 टीवी की कॉस्ट में 2,20,000 में, तो 220 जमा 22 हो जाएगा 242,500। तो 242,500 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही ऑप्शन बचती है। ठीक है जी, ये वही तरीका है जो तरीका हमने यहाँ पे यूज़ किया, वही तरीका हमने यहाँ पे यूज़ किया कि 80 से 125 गया 45 का इजाफा हुआ, 220 से 287 पे गया 60 का इजाफा हुआ, तो एक टीवी हमको पड़ गया 1500 रुपये का। तो 80 से 95 पे जाना है, या सादा अल्फाज में 125 से 95 पे वापस आना है, तो ऐसे भी कर सकते थे हम। अगर 15 टीवी का इजाफा करना है तो 1500 को 15 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं जी। पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई फॉर विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 4x + 3y = 29। सादा अल्फाज में कह रहा है इस इक्वेशन के पॉइंट्स बताएं, इनमें से कौन से ठीक है। इक्वेशन में मैंने आपको बताया है कि पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, तो हमें सारे पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो जो पॉइंट आपके पास गिवन है वही ट्राई कर लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, 4 × 2 + 3 × 7 = 29। ठीक है, 2 और 7 पुट किया है, 2 पुट किया है x की जगह और 7 पुट किया है y की जगह। अगर ये राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब यही होगा कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का है। तो 4 × 2 8 + 7 × 3 21 = 29। तो ये दोनों साइडें बराबर आपस में साबित हो रही हैं, इसका मतलब ये पॉइंट तो है। अब हमने 3,5 ट्राई करना है, क्या ये भी है, इसी इक्वेशन पुट कर देते 4x + 3y = 29। x की जगह आपको क्या पुट करना है जी 3 और y की जगह 5। ओके जी, तो 4 × 3 12 और ये 15, ये 12 और 15 आ जाता है जी 27। तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है 3,5 ये वाला पॉइंट नहीं है। 2,7 ठीक है, लेकिन ये गलत है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकती। अब बी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, 7,2 और 5,3 इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके जी, तो 4 × 7 3 × 2 = 29। ये मैं बी ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। 7,2 7 इधर लिखा 2 इधर लिखा, ठीक है जी। अब ये 28 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो ये तो बराबर आ ही नहीं सकता 28 + 6। तो बी ऑप्शन ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, दूसरा भी ट्राई करने की ज़रूरत है। जब पहला ही गलत हो गया तो दूसरे की ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2,7 ये वाला पॉइंट तो हमारा आ गया था पहले, जैसे हमने 2,7 यहाँ पे पुट किया था, ये 29 साबित हो गया ये वाला। अब ये वाला पॉइंट ट्राई कर लेते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ट्राई कर लिया था इस ऑप्शन में। ये वाले ऑप्शन ट्राई करते हैं, 5 - 3, तो 4 × 5 + 3 × -3, ठीक है जी। ओके, 20 - 9, तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि 20 - 9 ये तो 11 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन भी आउट होगी। अब डी ऑप्शन ही बचती है। 2,7 तो ऑलरेडी ठीक है हमारा, 2 7 पुट किया 29 आ गया। अब ये ट्राई कर लेते हैं 5,3, तो 4,5 3 × 3 तो आ जाएगा 20 + 3 × 3 9, तो 29 = 29। ओके,
ये डी ऑप्शन मैच कर गया, ये भी मैच करता है, ये भी मैच कर रहा है। 2,7 हमें पहली ऑप्शन से ही पता था कि मैच कर रहा है। 5,3 हमने ट्राई नहीं किया था पहले, तो 5,3 जो है इस डी ऑप्शन में ये भी मैच कर गए, ये दोनों इकट्ठे ही मैच कर गए हैं, तो लिहाजा ये डी ऑप्शन है। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखते हैं जी। लाइन हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट h कॉमा h प्लस 15। कॉमा से पहले x का पॉइंट होता है और कॉमा के बाद y होता है। देन द वैल्यू ऑफ h इज, h फाइंड करना है, x की वैल्यू h है और y की वैल्यू h प्लस 15 है और इक्वेशन ये है और h की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके कर लेते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, x की जगह जगह h, ठीक हो गया जी, प्लस 7 और y की जगह हम पुट कर देंगे h प्लस 15। ठीक है जी, x की जगह h पुट कर दिया, y की जगह h प्लस 15 पुट कर दिया। ओके, तो ये h प्लस 15 इज इक्वल टू 3h प्लस 7। इसको इधर आके माइनस कर दें, इसको इधर आके माइनस कर देते हैं जी, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 15 माइनस 7, 8 हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा और h हो जाएगा जी 4। h की वैल्यू आती है 4, तो -2 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बनती है। ठीक है जी। आज के लिए इतने ही सवाल काफ़ी हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा अपने पिछले फार्मूलों की निस्बत, तो सारे के सारे सवाल हमारे उन फार्मूलों की निस्बत हो जाते हैं। होपफुली आपको ये सवाल समझ आए होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।